कैसा हो कि अगर हम एक दिन सो के जगें और हमें उस दिन से और उस दिन के बाद कभी भी पैसों के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत ना पड़े। सपना सा लगता है ना। ये सपना इस तरीके से पूरा नहीं होगा कि आपके पास मिलियंस बिलियंस में रुपए हो जाएं, पैसे हो जाएं, तब आपको लगेगा कि मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया। ये ऐसे काम नहीं करता, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक लंबा प्रोसेस है। ये एक शुरुआती स्टार्ट पॉइंट है जहाँ से आप वेल्थ बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं। हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि क्या फाइनेंशियल फ्रीडम तब आएगा जब मैं इतने रुपए इकट्ठा कर लूँगा, इतने लाख है, इतने करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं। सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब आप पैसों के बारे में चिंता करना छोड़ सकें, तब से आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम स्टार्ट हो जाती है। इसमें केवल ये नहीं हम समझेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम की डेफिनेशन क्या है, बल्कि हम ये भी समझेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के जो इनिशियल स्टेप्स हैं उनको लिया कैसे जाता है, कौन से वो मेथड्स हैं जिसे हमें यूज़ करना चाहिए, किस तरीके से वो सैलरी में अप्लाई होता है, किस तरीके से लोन और डेप्ट में अप्लाई होता है, और किस तरीके से हमें अपने गोल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सबसे पहले और जो पहला स्टेप है वो ये है कि हमें ये समझ में आ जाए कि फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या। फाइनेंशियल फ्रीडम समझने के लिए आपको 3 पॉइंट समझना इंपॉर्टेंट है। आपका पैसिव इनकम, मतलब जो आप डायरेक्ट आपका मेन इनकम स्ट्रीम नहीं है, उसके अलावा पैसिव इनकम से इतने पैसे आ जाएं कि आपके महीने के टोटल एक्सपेंसेस उससे कवर हो जाएं। उससे होगा क्या कि आप अपने इनकम पर रिलाय नहीं कर पाएंगे और आप बिगर रिस्क ले पाएंगे। पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि आपका जो पैसिव इनकम है इतना हो जाए, आपका जो फाइनेंशियल डेप्ट है और स्ट्रेस है वो ख़त्म हो जाए, और आप अपना समय जिस तरीके से स्पेंड करना चाहते हैं, कहीं पर भी लगाना चाहते हैं, अपने आप को अपग्रेड करने में, स्किल सीखने में, या कोई और चीज़ करने में, कोई नई इनकम की सोर्स बनाने में, उसमें आप अपना टाइम अपने हिसाब से डिसाइड कर पाएँ कि मुझे कितना टाइम इसमें देना है। ये 3 चीज़ें जिस दिन हो जाती हैं, आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हो। एग्जाम्पल लेते हैं कि आपकी 50,000 रुपये हर महीने के एक्सपेंसेस हैं। मान लो आपका जो बेसिक नेसेसिटीज़ है और जो आपकी वॉन्ट्स वाला सेगमेंट है, ये दोनों मिला के आपको 50,000 रुपये हर महीने की ज़रूरत पड़ती है। अब आपने कोई घर लिया है, उससे रेंट आ रहा है, या आपने कोई शेयर्स लिए हैं, कोई म्यूचुअल फंड्स लिए हैं, उससे डिविडेंड आ रहा है, या कोई आपने फ्रीलांसिंग का काम स्टार्ट किया है, उससे कुछ पैसे आ रहे हैं, वो आपका 50,000 रुपये का एक्सपेंस जो है कवर हो रहा है पूरा, तो आपको ये माना जाएगा कि आप फाइनेंशियल फ्री हो गए। इसमें जो सबसे पहला स्टेप है, पहला जो हमें छोटा सा स्टेप है जो हमें लेना है, वो है हमें अपने बजटिंग को समझना पड़ेगा कि हम अपने पैसे को कहाँ पर और कितना जाने दे रहे हैं, इसके बारे में। रूल कहता है कि सबसे पहले मंथली जो एक्सपेंसेस हैं आपके, उसको ट्रैक करना स्टार्ट करो। जब तक आप चीज़ों को ट्रैक नहीं करते, तब तक आपके अंदर वो पेन नहीं क्रिएट होता, और जब पेन नहीं क्रिएट करता तो आप मॉनिटर नहीं करते तो आपको समझ में नहीं आता है कि कितना पैसा किस मद में जा रहा है, किस पर्पस से जा रहा है। सिंपल 50-30-20 का रूल हम लेंगे। हमारी जो टोटल इनकम है मंथली, उसका 50% हमारी नीड्स में जानी चाहिए, मतलब रेंट, फूड, बिल, जितनी भी एसेंशियल्स चीज़ें हैं जिसके बिना आपकी ज़िंदगी चलने वाली नहीं है। अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी फ़ीस, उनके एक्सपेंसेस, अगर आप मैरिड हैं, आपकी वाइफ अर्निंग नहीं है, या आप मतलब फीमेल हैं, आपके हस्बैंड अर्निंग नहीं है, तो दोनों के जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो दोनों की भी नीड्स हैं, ये पूरी आपकी इनकम के 50% में होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, एक्सपेंसेस कवर होने चाहिए। उसके बाद हम 30% अपने लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन को देते हैं, जिसको हम लोग वांट बोलेंगे सिंपल लैंग्वेज में। मतलब अगर मुझे शॉपिंग करना है, एंटरटेनमेंट करना है, मूवी देखने जाना है, बाहर रेस्टोरेंट में खाने जाना है, फ़ोन लेना है, कोई भी चीज़ जिससे जो मेरी नेसेसिटी नहीं है लेकिन मैं अपनी लाइफ को अपग्रेड कर रहा हूँ, ये मेरे टोटल इनकम के 30% पार्ट से फुलफिल होना चाहिए, 30% पार्ट में जाना चाहिए, और 20% जो बचा वो हमारी सेविंग में जाएगा।
सेविंग करने के लिए ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ना बजटिंग और सेविंग का, दो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहली चीज, ट्रैक जरूर करना है एक्सपेंसेस। जब तक आप ट्रैक नहीं करेंगे ना, तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कितना पैसा कहां पर गया, किस हेड में कितना पैसा जा रहा है। जब तक ट्रैक नहीं होगा तब तक आप बजटिंग कभी कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे। नंबर 2, जो आपका 20% है जो सेविंग वाला है, उसे आपको अपनी विल पावर पर नहीं छोड़ना है। ये नहीं सोचना है कि मैं महीने के एंड में इतने पैसे डाल दूंगा, मैं महीने के एंड में इतने पैसे सेव कर लूंगा। ये आपको ऑटोमेट करना है। जब आपकी इनकम आती है, अगर आप सैलरीड हैं, आपकी सैलरी आती है या क्लाइंट का पे आता है, चेक आता है, जो भी आता है, जहां से भी आपकी इनकम आ रही है, आपको उसका 20% ऑटोमेट कर देना है सेविंग के लिए। जब ये ऑटोमेट हो जाता है और आप अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करते हैं तो आपकी बजटिंग कंप्लीट हो जाती है। बजटिंग में और जो ये इनिशियल हम अपना फाउंडेशन अपना बना रहे हैं, हमें ध्यान देना है इमरजेंसी फंड जरूर अपने लिए बना के रखना है। व्हाट इज इमरजेंसी फंड? इमरजेंसी फंड है कि आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो कम से कम 3 या 6 महीने, अगर आपके पास इनकम का सोर्स नहीं है फिर भी आप उसको हैंडल कर पाओ, उतना पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए। और जब मैं इमरजेंसी फंड बोलता हूं तो केवल ये इमरजेंसी फंड नहीं होता, इमरजेंसी फंड के साथ ऑटोमेटिकली आपका हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस आ जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस आपकी फैमिली में जितने मेंबर्स हैं सबका हेल्थ इंश्योरेंस, और टर्म इंश्योरेंस जो भी अर्निंग मेंबर्स हैं। अगर आपकी फैमिली में आप इकलौते कमाने वाले हो, इकलौते अर्निंग मेंबर हो, तो आपका टर्म इंश्योरेंस, और अगर मल्टीपल लोग हैं जो अर्न करने वाले हैं तो उन सबके टर्म इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। जब ये हम पहला स्टेप ले लेते हैं उसके बाद आगे के रास्ते आसान हो जाते हैं। दूसरा स्टेप है हमारे लिए, हमें अपने डेब्ट्स को क्लियर करना। डेब्ट्स क्लियर करना कई बार बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक डेब्ट के बाद हम लोग दूसरे डेब्ट में, दूसरे डेब्ट के बाद तीसरे डेब्ट में हम लोग फंसते चले जाते हैं। डेब्ट क्लियर करने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। इसके 2 मेथड्स फाइनेंस की इंडस्ट्री में माने जाते हैं। एक है स्नोबॉल इफेक्ट, दूसरा है एवलांच इफेक्ट। आपके लिए कौन सा इफेक्ट बेटर है, कौन सा मेथड यूज करना है, ये समझने के लिए ये देखना है कि आपके पास लोन्स कितने हैं, किस तरीके के हैं। स्नोबॉल इफेक्ट क्या कहता है कि अगर आपके पास मल्टीपल लोन चल रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के, पर्सनल लोन, एटसेट्रा एटसेट्रा, उन मल्टीपल लोन में से जो सबसे कम ईएमआई वाला लोन है, सबसे पहले उसको ज़्यादा से ज़्यादा पे करिए। जैसे मान लीजिए आपके 3 लोन चल रहे हैं, एक 2,000 का, एक 4,000 का, एक 6,000 का, तो टोटल 12,000 रुपये का आपका ईएमआई चल रहा है, लोन चल रहे हैं। और मान लो आप महीने में 15,000 रुपये बचा सकते हो, मतलब ये 12,000 रुपये आप ईएमआई देते हो, 3,000 रुपये और बचा सकते हो। क्या वो 3,000 रुपये आपको इन्वेस्टमेंट में डालना है? क्या 3,000 रुपये वो आपको सेविंग में डालना है? नहीं। उस 3,000 रुपये को, जो आपका 2,000 रुपये वाला ईएमआई चल रहा है, इसको पे करने में डालिए। अगर ये अगले 6 मंथ की ईएमआई बनी हुई है तो उसे अगर आप डालेंगे तो ये आपके 2 महीने 2.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। अगर 12 महीने का है तो 4 महीने 5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। अब 4 महीने बाद, 3 महीने बाद आपके पास ये जो 3,000 रुपये बच रहे थे ये, और ये 2,000 वाली ईएमआई जो खत्म हो गई, ये दोनों मिला के 5,000 रुपये इकट्ठा हो जाएंगे जो आपके पास बचने लगेंगे। अब उस 5,000 रुपये को, जो 6,000 रुपये ईएमआई आपकी हर महीने की चल रही है, 4,000 रुपये वाली चल रही है, जो सेकंड लार्जेस्ट ईएमआई है, उसमें डालना स्टार्ट करिए। तो आप उस ईएमआई को भी जल्दी खत्म। जब एक लोन खत्म होता है तो आपको बहुत ज़्यादा मोराल बूस्ट होता है, और ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है। मतलब आप मोराल भी आपका बूस्ट हो रहा है और जल्दी जल्दी लोन्स भी आपके खत्म होते चलते हैं। अगर आपका लोन इस तरीके का नहीं है तो दूसरा मेथड है एवलांच मेथड, वो यूज करना चाहिए। क्या होता है एवलांच मेथड? एवलांच मेथड कहता है कि अगर आपका जो लोन है उनके इंटरेस्ट रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जैसे एक 10% का है, एक 15% का है, और एक मान लो 36% का है, क्रेडिट कार्ड का लोन है, तो आपको चाहे छोटी ईएमआई भले हुए 10% वाले की या 12% वाले की 2,000 रुपये का हो, फिर भी आपको जो 36% का लोन चल रहा है उसको पहले पे करना चाहिए, क्योंकि वो आपके पैसे को खा रहा है इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा। और क्रेडिट कार्ड, तो अगर क्रेडिट कार्ड का आपने लोन लिया है, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड के लोन हैं, तो सबसे बेहतर तरीका है कि एक पर्सनल लोन लीजिए, उससे जितने भी क्रेडिट कार्ड के लोन चल रहे हैं उसको
भर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए और पर्सनल लोन को चलाइए। उसका इंटरेस्ट रेट ऑफ कोर्स क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट रेट से कम होगा। इन दोनों स्टेप के बाद तीसरा स्टेप है, हमें अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना है। कितनी जल्दी? जितनी जल्दी हो सके। जब आप जल्दी स्टार्ट करेंगे तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे और आपके वेल्थ क्रिएशन में कंपाउंडिंग का इफेक्ट आ पाएगा। कई बार मैंने बताया है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 5,000 रुपये हर महीने आप डाल रहे हैं और नॉर्मल निफ्टी 50 या किसी में डाल देंगे जो 12-13% के आसपास रिटर्न देता है, तो करीब अगर 30 साल तक आप डालते हैं, मान लो 20-25 साल में आपने डालना स्टार्ट किया, तो जब तक आप 50-55 साल के होंगे तो करीब 1.25-2 करोड़ रुपए हो जाएंगे 5,000 रुपये के डालने से। तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट, और जल्दी जितनी जल्दी स्टार्ट करें वो आपके लिए काम करता है। एक और चीज़ है जो मैं कई सारे वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में दोबारा रिपीट करूँगा। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कुछ ना कुछ सेकेंड इनकम सोर्स आपको ज़रूर स्टार्ट करना चाहिए। आप जॉब में है, शॉप है, क्या करते हैं, फ्रीलांसिंग में काम स्टार्ट करिए, अपवर्क पे, यूट्यूब की ब्लॉगिंग करिए, एफिलिएट मार्केटिंग करिए, कुछ करिए, लेकिन सेकेंड इनकम सोर्स पर फोकस करिए। सेकेंड इनकम सोर्स आपको जरूर बनाना है। स्टेप नंबर 4 है सेट अ फाइनेंशियल गोल। अपना फाइनेंशियल गोल हमेशा डिफाइन करके रखना चाहिए, स्मार्ट बनाना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शनेबल एंड टाइम बाउंड। स्पेसिफिक होना चाहिए, क्या एग्जैक्टली किस चीज़ के लिए। जो आपके टोटल फाइनेंशियल गोल है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करिए। पहला शॉर्ट टर्म गोल, दूसरा लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल में जो भी 1 से 5 साल वाले गोल हैं, जैसे इमरजेंसी फंड बनाना, तो अब इमरजेंसी फंड बनाना आपका गोल नहीं होना चाहिए। आपका गोल होना चाहिए, मुझे अगले 3 महीने में 90,000 रुपये सेव करने हैं इमरजेंसी फंड के लिए, ये गोल होता है। मुझे रिटायरमेंट के समय 5 करोड़ रुपए चाहिए, उसके लिए रिवर्स कैलकुलेट करके मैंने देखा, मुझे 5,000 रुपये हर महीने डालने हैं अगले 30 साल। ये गोल है। बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। जब तक ये स्पेसिफिक और मेजरेबल नहीं होगा उस पर आप एक्शन नहीं ले पाएंगे। और ये नहीं सोचना है कि इन्वेस्टमेंट करना कहाँ है, कैसे करना है, बिल्कुल दिमाग नहीं मारना उस पर, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग उसी पे फोकस करते हैं कि शेयर मार्केट में कोई टिप मिली या ये व्हाट्सएप पे कोई टिप मिल जाए, कोई बता दे, मुझे पैसे बनने लगे। नहीं, बिल्कुल दिमाग उस पर नहीं मारना है। दिमाग मारना है इन प्रोसेसेस पे। शेयर मार्केट कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंस रहेंगे तो मार्केट के इन्फ्लेशन को, मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को बड़ी आसानी से आप बीट कर पाएंगे। इसके लिए जो आपका फाइनेंशियल गोल है अचीव करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है, अपनी सारे गोल्स को ऑटोमेट कर दीजिए। कितने पैसे किस चीज़ में डालने हैं, उतने अलग अलग SIPs, सब में ऑटोमेटिक पैसे जा रहे हैं और आपका महीना चलता जा रहा है। जितने भी आपके इंश्योरेंस के पेमेंट हैं, इमरजेंसी फंड का पेमेंट है, टर्म इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, इन सब के रिमाइंडर्स लगा दीजिए। रिमाइंडर आएगा, आपको पेमेंट करना पड़ेगा, आपको याद रहेगा, कभी भी ये छूटना नहीं चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड ये बहुत ही बेसिक नीड है किसी भी तरीके की फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करने से पहले। आखिरी में मैं आपको एक बोनस टिप दे रहा हूँ। मोटिवेटेड कैसे रहें, इस पे काम कैसे करें, 3 बहुत ही आपको जादुई और मैजिक रूल दे रहा हूँ, मैजिक प्रिंसिपल दे रहा हूँ। पहली चीज़, स्टे इन्वेस्टेड। मार्केट नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, डाउन है, अप है, अपने आप को डाइवर्सिफाई करके रखिए। केवल एक चीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं, केवल SIP में नहीं, केवल एक शेयर में नहीं, थोड़ा सा ये शेयर, थोड़ा सा दूसरा शेयर, थोड़ा सा। इससे आपके अच्छे रिटर्न के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, बट रिस्क बहुत कम हो जाता है, लगभग डाइल्यूट हो जाता है। जब भी आपके अंदर डिमोटिवेशन आए तो हमेशा अपने जो गोल है उसको विजुलाइज करिए। कोई भी गोल होगा आपके दिमाग में, उसको विजुलाइज करिए। अगर पैसे नहीं जोड़े तो ये नहीं कर पाऊंगा, पैसे नहीं किए तो ये नहीं कर पाऊंगा। विजुलाइजेशन बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करता है। और आखिरी चीज जो आपको मोटिवेटेड रखेगा वो है कि बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर चलना। अचानक से मुझे 30 साल में रिटायर होना है, 40 साल में रिटायर होना है, नहीं चलेगा, नहीं चलता। आप जब सोचोगे ना कि 30 साल या 40 साल में रिटायर होना है, तो फिर आप अपनी सैलरी का 50% हिस्सा इन्वेस्टमेंट में डालने लगोगे, आपको परेशानी होने लगेगी और फिर आपको लगेगा कि
भाई साहब मुझसे ना हो पाएगा। हमेशा प्रैक्टिकल अप्रोच रखना है। रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है तो 50 साल तक करिए। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी, आप बाकी चीज़ों पे काम करेंगे, मेहनत करेंगे, हो सकता है वो रिटायरमेंट आपकी 50 साल के बजाय 55 साल के बजाय 40 साल में हो जाए। लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच रखना है, आज की कंडीशन को देखते हुए एक्शनेबल अप्रोच रखना है, दबा के नहीं रखना है, सफोकेटेड होके नहीं रहना है, इतना स्ट्रेच कर देना कि बिल्कुल मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, लाइफ इंजॉय नहीं कर रहा हूँ। मरने के समय तो नहीं इंजॉय करोगे ना। बैलेंस बनाना है, काटना है, कैसे इन्वेस्टमेंट वर्सेस अभी का कंटिन्यूअस लाइफ, इसके बीच में बैलेंस कैसे बना के रख सकते हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से रख सकते हैं, ये सोचना है। जो भी आपने गोल सेट किया, जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट चाह रहे हो, वो एक बैलेंस्ड इक्विलिब्रियम पर होना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी लाइफ में थोड़ी वैल्यू ज़रूर ऐड करेगा, और अगर ऐड कर रहा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अपनी सेहत का ध्यान दीजिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।